अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम हियर विद इंट्रैक्शन ऑफ योर टेस्ट नंबर 3 जो हमारा CTS चल रहा है एंड द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. So we are going with question number 1 here. 3-point masses are arranged as shown in the figure. Moment of inertia of the system about the axis OO dashes. तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो ये जो डायग्राम है इट्स इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक है, ये इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और एक्सिस भी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. इट्स नॉट परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है कि एक्सिस कहाँ की तरफ है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो यू हैव टू चेक इट वेदर इट इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड और पेपर और इट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. फिलहाल ये हमारी जो एक्सिस है ओ डैश दैट्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड देयरफॉर अब इस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. क्योंकि ये तीनों पॉइंट मैसेज है, अगर ये तीनों पॉइंट मैसेज है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जो इमीडिएट पॉइंट मास से पास कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा बिकॉज इट्स अ पॉइंट मास. अब ये एक्सिस है इधर और ये एक मास है, ये दूसरा मास है. अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे यहाँ पे टोटल दूरी a है तो ये आधा हो गया a/2, तो ये हो गया प्लस दैट्स mr² मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर दैट्स a/2 का होल स्क्वायर प्लस उसका मास m है और उसकी भी दूरी जो है दैट्स a/2 का होल स्क्वायर. तो अगर आप देखेंगे I हो गया बराबर इट इज ma² 4 प्लस ma² 4. सो दैट इज ट्वाइस ऑफ ma² 4 एंड द आंसर देयरफॉर इज ma² 2 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये ma² 2 जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए. तो यहाँ एंगल कोई जो है मैटर नहीं करेगा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट एक्सिस जिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल दैट इज लेंथ इज 1 मीटर. सो वी हैव अ मीटर स्केल हियर जिसका लेंथ 1 मीटर है ऑफ मास m. तो स्केल का खुद का मास जो है वो m है. is suspended by 2 vertical strings attached to its 2 ends. So a small body of mass 2m is placed on the 75 centimeter from one end. तो यहाँ से ये दूरी जो है it is 75 सेंटीमीटर. अगर ये 75 सेंटीमीटर की दूरी है तो ये 25 सेंटीमीटर दैट्स l/4 वही तो होता है 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर की दूरी है. टोटल 1 मीटर है दैट्स 100 सेंटीमीटर. उसमें ये अगर 75 सेंटीमीटर है तो रेस्ट जो है l/4 मतलब 25 सेंटीमीटर. The tension in the strings are respectively. तो we have to calculate both tensions here, tension T1 and T2. तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपने पढ़ा होगा. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपका दैट इज नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो. दैट इज नेट फोर्स जो है वो जीरो है और नेट टॉर्क भी जो है वो भी जीरो है. दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ऑब्जेक्ट ये जो हमारा सेटअप है ना ये ट्रांसलेट कर रहा है ना ये रोटेट कर रहा है. तो देयरफॉर यहाँ पे आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ द फोर्सेस शुड बी जीरो एंड समेशन ऑफ द टॉर्क्स शुड बी जीरो. तो अब यहाँ दोनों इक्वेशंस हम बना सकते हैं. अगर हम समेशन ऑफ फोर्सेस की बात करें, देख लीजिए एक तो वेट डाउनवर्ड्स और अगर ये मीटर स्केल है इसका मास m है तो दैट्स वाई वेट इज mg. तो इसके सेंटर से एक्ट करेगा तो ये 50 सेंटीमीटर की दूरी होगी और ये जो है 50 सेंटीमीटर होगा क्योंकि टोटल जो है 1 मीटर है दैट्स 100 सेंटीमीटर. अब कहानी ये है कि अगर आप समेशन ऑफ फोर्सेस के हिसाब से चले तो ऊपर की तरफ T1 एंड T2 दो फोर्सेस है और नीचे की तरफ एक तो इस रॉड का वेट है और इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास जो है 2m है तो उसका भी वेट डाउनवर्ड्स होगा. तो समेशन ऑफ फोर्सेस के हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आई कैन राइट हियर दैट इज T1 प्लस T2 जो ऊपर की तरफ दो फोर्सेज है इज इक्वल, ये हो गया 2mg और प्लस हो गया mg. सो इट इज 3mg क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास 2m है और मीटर स्केल का मास m है तो आपका जो है वेट डाउनवर्ड जो है दैट्स 3mg. तो ऊपर की तरफ दो फोर्सेज है T1 एंड T2 और नीचे की तरफ फोर्स जो है दैट इज 3mg, mg प्लस 2mg. अब कहानी ये है बच्चों, अब आपने तो पहला इक्वेशन डिजाइन किया दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो. अब समेशन ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल जीरो. अब टॉर्क कहाँ पे हम जो है बैलेंस करें, आप कहीं पे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मोशन कहीं नहीं है. चाहे आप यहाँ पे बैलेंस करें टॉर्क को, यहाँ करें आप या यहाँ करें, तो हम हमेशा वहाँ पे करते हैं जहाँ से एक वेरिएबल जो उड़ जाए. जैसे अगर आपका T1 पे हम बैलेंस करेंगे तो T1 जो उड़ जाएगा क्योंकि एक्सिस वहीं से पास होगी और T2 बाहर आ जाएगा. अगर हम T2 पे बैलेंस करें टॉर्क को तो आपका T1 आ जाएगा, T2 जो है वो उड़ जाएगा. तो हम हमेशा एक वेरिएबल को यहाँ पे जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे. सो विल बैलेंस द टॉर्क हियर. तो अब हम टॉर्क को अगर इस थर्ड पे बैलेंस करते हैं तो टॉर्क में आप देख लीजिए एक तो ये वेट mg है
और ये mg जो है डाउनवर्ड्स है, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो इट्स विल बी ए क्लॉकवाइज टॉर्क। ये 2m इसका भी वेट डाउनवर्ड्स है, ये भी एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा अबाउट दिस हिंज जो आपने फिक्स किया, तो ये क्लॉकवाइज। और ये T2 जो है ये ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा। अब जब बैलेंसिंग होगी तो यहाँ का वेट दैट्स mg, तो मैं लिख सकता हूँ एज पर दिस, तो ये mg मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 50 सेंटीमीटर जो परपेंडिकुलर दूरी होती है, दैट इज 50 प्लस अगर आप देखोगे ये जो है ये 2mg है, सो इट इज 2mg मल्टीप्लाइड बाय m, मैं सवाल में लेता हूँ, सो 2mg मल्टीप्लाइड बाय ये दूरी जो है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है, तो 75 सेंटीमीटर इज इक्वल ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा दैट इज T2 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से टोटल दूरी जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आप देखेंगे ये हो गया 50 mg, देन प्लस ये हो गया 150 mg, और ये हो गया बराबर 100 इंटू T2, तो ये हो गया 200 mg। 200 mg इज इक्वल 100 इंटू T2, 0 और 0 कैंसल आउट हो जाएगा, और आपका T2 जो है T2 इज 2 mg। तो बच्चों एक टेंशन तो आपका आ गया, एंड वन टेंशन दैट्स T2। T2 जो है आपका जो है 2 mg है, तो यहाँ 2 mg T2 एक ही है, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। बट हम ये T इज इक्वल 2 mg जो है T2 यहाँ इसमें ड्रॉप करेंगे, तो T1 आ जाएगा आपका, तो वो आएगा 3 mg माइनस T2, एंड T2 इज 2 mg, तो ये आ जाएगा बराबर mg के। सो दिस शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होने की वजह से आपका समेशन ऑफ फोर्सेस भी जीरो, आपका समेशन ऑफ टॉर्क्स भी जीरो। समेशन ऑफ फोर्सेस से आपने एक इक्वेशन निकाली और समेशन ऑफ टॉर्क से आपने दूसरा इक्वेशन डिजाइन किया, और मैंने आपको बोला टॉर्क आप चाहे यहाँ पे बैलेंस करिए, यहाँ पे बैलेंस करिए, जहाँ बैलेंस करेंगे वहाँ से फोर्स पास होकर उसका जो है वो फोर्स टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, तो बाकी आप दूसरा वेरिएबल उस पर डेवलप करके अर्लियर में ड्रॉप करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट्स ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास एंड लेंथ इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स। तो कहानी ये है कि आपका एक ऐसा सेटअप है कि वी हैव अ रॉड हियर एंड दिस रॉड इज हैविंग सम मास m एंड लेंथ l, तो इस रॉड का मास m है और इसका जो लेंथ है वो l है, और आपने इसको जो है 2 स्ट्रिंग्स के साथ जो है बांधा हुआ है like this. So a uniform thin rod of mass and length is held horizontal by 2 vertical strings attached to the 2 ends. One of the string is cut. Find the angular acceleration shown after that is cut. तो अगर आप इसको काट देते हैं तो आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, एक स्ट्रिंग को आपने जो है वो काटना है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन इसका बोलना है। तो अगर आप देखोगे ये जब आप काटोगे तो इट विल रोटेट हियर, और अगर आप इस थर्ड के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले फोर्सेस दिखाइए, यहाँ इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा एंड इट विल एक्ट यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर से ही वेट एक्ट करेगा, क्योंकि टोटल लेंथ L है तो सेंटर मतलब ये हो गया फिर L/2, और अब यही टॉर्क जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, दैट विल बी mg एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2, बट टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू I अल्फा। तो आप जानते हो कि टॉर्क होता है बराबर I अल्फा, तो टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया mg एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2, एंड दिस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, वायर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ mg L/2 एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बराबर दैट इज ml² बाई ml² बाई 3। तो ml²/3 क्यों? क्योंकि आप किसी भी रॉड में अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एंड देखते हैं दैट्स ml²/3, अगर आप सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं दैट इज ml²/12। तो ml²/3 हम जानते हैं मल्टीप्लाइड बाई अल्फा जो हमें निकालना है। तो अगर आप यहाँ कैंसिलेशन करेंगे मास और मास कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 3g बाई इट इज 3g डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल और एक L भी तो यहाँ बचा हुआ है क्योंकि एक L कैंसिल आउट हुआ, सो अल्फा शुड बी 3g/12 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अल्फा इज इक्वल 3g/12 शुड बी द राइट आंसर। तो आपने टॉर्क इज इक्वल अल्फा से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले वेट मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क, बट टॉर्क इज साइमल्टेनियसली इक्वल टू I अल्फा, एंड हियर इन दिस केस जो कि एक एंड से ये एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट आपका रॉड जो है रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर ml²/3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, a circular wooden loop of mass m. So you have a circular wooden loop of mass m and radius r rests on a horizontal frictionless surface. तो अगर ये circular wooden loop है तो you can consider it as a disc. अगर इसका mass m और radius r है तो हम इसको consider कर सकते हैं as a disc of mass m and radius r, और ये एक frictionless surface पे जो है rest कर रहा है। A bullet also of mass m moving with a velocity v strikes the loop and gets embedded in it. तो बुलेट जो है यहाँ पे चली गई और यहाँ पे एम्बेड हो गई, तो बुलेट का मास भी m दिया गया है। Strikes the loop and gets embedded in it. The thickness of the loop is much smaller than a radius, तो thickness इसकी कम है, तो we can consider it that it's a disc.
the angular velocity with which the system rotates after the bullet strikes the loop. So it's purely based on law of conservation of momentum. So as per LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर आप देखोगे इनिशियल आपका जो एंगुलर मोमेंटम है तो दैट इज मास वेलोसिटी एंड दिस इज द रेडियस हियर, रेडियस इज आर. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल फाइनल एंगुलर मोमेंटम. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आपका बुलेट का है, दैट इज एम वी मल्टीप्लाइड बाय आर. तो इज इक्वल दैट फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल, एक तो आपका डिस्क है, डिस्क का मास m है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr square by 2 and then mr square by 2 multiplied by omega, that is I omega, क्योंकि आप जानते हो L एंगुलर मोमेंटम इज I into ओमेगा एंड देन प्लस अब मास भी यहाँ पे है और ये मास जो है इट इज m एंड देन इट्स जब ये एम्बेड यहाँ पे हुआ सो हमें निकालना क्या है, द एंगुलर वेलोसिटी विद विच द दैट लूप रोटेट्स. हमें एंगुलर वेलोसिटी लूप का निकालना है जिससे वो रोटेट करेगा. तो मैं लिख सकता हूँ इट इज m and then it is omega, that's mvr, that's mvr के हिसाब से हम लिखे तो mvr मतलब ये रेस्ट पे हो गया m ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, तो क्योंकि उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तो मैं जब mvr भी होता है ओमेगा r तो ओमेगा स्क्वायर r हम लिख सकते हैं इसको. वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर r क्योंकि इट्स mvr बट द वेलोसिटी इज द एंगुलर वेलोसिटी जिससे आपकी डिस्क रोटेट कर रही है. तो दैट v होता है खुद बराबर दैट इज ओमेगा omega into r, so it is v is omega r. ठीक है, so it's mvr m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर. तो बच्चों ये हो गया आपका. तो अगर आप देखेंगे यहाँ m कैंसल आउट हो जाएगा तो एक r भी कैंसिल मैं कर दूँ यहाँ पे तो एक r और एक r मैं कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पे बचा v इज इक्वल ये हो गया आपका इट इज ओमेगा r बाई 2 एंड देन प्लस हो गया ये बच्चों इट इज तो v ये तो ओमेगा है यार, सॉरी इट्स ओमेगा r, सो इट्स ओमेगा r. तो अगर आप देखोगे v इज इक्वल इट इज 3/2 ओमेगा r और हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी. सो ओमेगा इज इक्वल 3 इट्स 2v/3r. सो दिस शुड बी द राइट आंसर 2v/3r इसका बिल्कुल सही आंसर है. तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं हुआ क्या. देखो यार, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल फाइनल एंगुलर मोमेंटम एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इनिशियली एंगुलर मोमेंटम सिर्फ बुलेट का है, दैट्स mv मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द पॉइंट जहां पे आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो इज इक्वल. अब जब डिस्क रोटेट करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा. आई हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट्स mr स्क्वायर बाई 2 एंड ओमेगा हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो घूमना स्टार्ट करेगा. दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. और बुलेट यहाँ एम्बेड हो गई है तो जब बुलेट एम्बेड होगी तो वो भी उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ डिस्क के साथ ही रोटेट करेगा. तो बुलेट का हो गया बराबर, देखो बुलेट का होता है बराबर mvr, बट यहाँ v जो है v खुद होता है ना ओमेगा r, तो इट्स m ओमेगा r स्क्वायर. वही मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, इट इज ओमेगा r स्क्वायर. सो दैट्स व्हाई इट्स m ओमेगा r स्क्वायर. और फिर बाकी रेस्ट कैंसिलेशन करके आपका आंसर जो है दैट इज 2v/3r इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पॉइंट मास इज 1 2 एंड 3 एंड 4 kg आर लाइंग एट द पॉइंट्स. तो आपके x y एंड z में ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं रेस्पेक्टली. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट x एक्सिस विल बी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना. तो मैं आपको इसका की बोल दूं कि ये है कि अगर ये आपका x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस एंड देन फाइनली दिस इज z एक्सिस, तो आपको एक पॉइंट मास अगर यहाँ दिया है तो दिस इज द कंसेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आपको अगर विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और बोला भी गए वही गया है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है अबाउट दैट एक्सिस जहां से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ मस्ट. तो बच्चों अगर आप देखोगे दैट दिस इज दैट वाई दैट अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड है तो अगर ये वाई कोऑर्डिनेट है तो दिस इज जेड हियर. और अब अगर आप इसका अगर आप नहीं सॉरी बच्चों, मैं यहाँ इसको ठीक कर दूँ. अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में लेता हूँ, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ एक्स वाई एंड जेड, तो अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम एक्स एक्सिस. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस निकालोगे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. तो अगर आप ये देखोगे ये हो गया इसका जेड एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस और ये हो गया इसका वाई. सो दिस इज जेड एंड दिस इज वाई. अगर आप एक्स निकालोगे यहाँ पे दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो एक्स इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो एक्स हो गया बराबर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो
ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आपका x विद रिस्पेक्ट x एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो पता चला इट्स रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी तरह अगर आप y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो ये रूट होना चाहिए x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, हमें ये जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, बट फिर भी। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू z निकालना चाहते हो तो z उसमें नहीं दिखेगा, उसमें दिखेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये है इन क्वेश्चंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट रेस्पेक्ट टू एक्सिस, जिससे वो आपसे डिमांड कर रहा है। अब आप कैसे करोगे, आपको इसमें विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब आप विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस ही हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे। तो पहले पार्टिकल का मास 1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अगर आप देखोगे यहाँ एक्स स्क्वायर करके अगर आप देखोगे ये, तो एक्स स्क्वायर यहाँ होगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमें स्क्वायर ही चाहिए। सो इट्स m इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जो है y भी 0 है, z भी 0 है, तो ये हुआ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। देन प्लस दूसरे पार्टिकल का मास जो है दैट्स 2 kg। अब आप उसका x एंड y देखो, तो y एंड z देखो, सॉरी, तो इसका y भी 0 z भी 0, तो ये हुआ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। प्लस तीसरे पार्टिकल का मास अगर आप देखेंगे दैट्स 3 kg। और अब अगर उसका y और z आप देखोगे तो y इसका 3 है, z 0 है, तो ये हुआ 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। एंड फाइनली अगर आप देखोगे प्लस 4 kg, और अगर आप उसका y एंड z देखोगे तो ये हुआ -2 का होल स्क्वायर देन प्लस 0 स्क्वायर। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ये खत्म, ये खत्म, ये हो गया 3 3 9, 3 27 एंड देन प्लस ये हो गया 4 4 4 16। अगर आप इनको ऐड करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 43 kg मीटर स्क्वायर, शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इन द सेम फैशन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते, तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस आप देखते तो आप x स्क्वायर z स्क्वायर चेक करते, और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस देखते तो आप x स्क्वायर y स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसका जो है चेक करते कोऑर्डिनेट्स, और अकॉर्डिंगली आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल्स एंड दिस इज द कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस वन, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 300 kg इज रोटेटिंग फ्रीली। तो यू आर हैविंग ए यूनिफॉर्म डिस्क, तो आपके पास एक डिस्क है जिसका मास जो है 300 kg है, तो इसका मास जो प्रोवाइडेड है that is 300 kg. A uniform disk of mass 300 kg is rotating freely about a vertical axis through its center. So this is the axis passing through its center. इसी के about ये rotate कर रहा with constant angular velocity omega. तो इसका angular velocity जो है that's omega. A boy of mass 30 kg starts from rest, starts from center. तो यहाँ पे एक 30 kg का boy है, तो 30 kg का एक boy है जो center पे है, और एंड मूव्स अलॉन्ग ए रेडियस टू द एज ऑफ द डिस्क, और चलते चलते ये यहाँ पे एज ऑफ द डिस्क पे बॉय चला गया। तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क नाउ इज। तो अब आप बोलो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क का क्या है। देखो बच्चों, इट इज प्योरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे जो बॉय अंदर चला रेडियस थ्रू रेडियस, सो ऑल द फोर्सेज विल बी रेडियल फोर्सेज एंड रेडियल फोर्सेज डू नॉट प्रोवाइड टॉर्क। रेडियल फोर्सेस कभी टॉर्क नहीं प्रोवाइड करते हैं, रेडियल फोर्सेस जब टॉर्क नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सिंस टॉर्क इज एब्सेंट एंड देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और अगर एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है, तो अब हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, तो आई एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, दैट्स आई ओमेगा। तो इनिशियली आपका बॉय जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ द डिस्क, दैट्स आई ओमेगा। आई होता है बराबर डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, एम हो गया इसका एम 300, आर स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर ही डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट्स प्रोवाइडेड ओमेगा। और बॉय का कोई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में अगर आप देखोगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम एक तो डिस्क का अपना है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, it is mr square by 2 plus mass of the boy is m and then r square क्योंकि वो रेडियस पे आ गया, and they will move with the final angular velocity. That is what is being asked, that is what we have to calculate. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे r square पूरा कैंसिल आउट होगा, 0 0 और 0 और एक कैंसिल आउट हुआ, सो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 एंड 3 10 जा 30। तो अगर आप देखोगे ये 2 5 जा 10 होता है, पूरी कैंसिलेशन करते हैं, 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे जो बचा दैट इज 5 ओमेगा इज इक्वल, ये हुआ 5 + 1 दैट इज 6 एंड दैट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 5/6 ऑफ ओमेगा इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दिस शुड बी द राइट आंसर, दैट्स 5/6 ओमेगा इज द राइट आंसर। 5/6 ओमेगा नॉट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस इज प्योरली बेस्ड on what we call as law of conservation of angular momentum. तो अब a body A of mass m while falling vertically downwards under gravity, तो एक body है जिसका मास m है, इसका नाम A है, और ये वर्टिकली फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स बॉडी ऑफ मास। तो इसके 2 हिस्से हुए B एंड C, और जब 2 हिस्से हुए, एक का मास जो है 1/3 m है, दैट्स m/3, और दूसरे का मास सीधी सी बात है 2/3 m होना चाहिए। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज B एंड C टेकन टुगेदर शिफ्ट कंपेयर टू दैट ऑफ
ए सिंस देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर आप देखोगे नो एक्सटर्नल फोर्स ये इस केस में है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। आप लोग सर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले भी था, ग्रेविटेशनल फोर्स बाद में भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले भी थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाद में भी है, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट, सो सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे चलेगा आगे जिस एक्सिस पे अर्लियर चल रहा था, सो देयर विल बी नो शिफ्ट इन व्हाट वी कॉल एज सेंटर ऑफ मास इन दिस पर्टिकुलर केस। सो नो एक्सटर्नल फोर्स इज द रीजन दैट देयर इज नो शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर ये दो इसमें, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोजन से बटा तो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है नहीं होने चाहिए, इंटरनल फोर्सेस हो भी सकते हैं। और अब आप बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अर्लियर भी है बाद में भी है, एंड देयरफॉर सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ, तो कांस्टेंट टॉर्क यहाँ दिया गया 5 न्यूटन मीटर, इट्स अ कांस्टेंट टॉर्क, सो वेरी इंपॉर्टेंट, on a flywheel by which it is rotated at a rate of 420 rpm the power of the motor is। जब constant torque की बात हो तो आपको पता होना चाहिए पावर होता है बराबर टा इंटू ओमेगा। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में पावर होता है बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, व्हेन यू हैव अ कांस्टेंट फोर्स, इन द सेम फैशन इफ यू हैव अ कांस्टेंट टॉर्क then power is torque, force gets replaced by tau and v gets replaced by angular velocity। तो पावर हो गया बराबर टॉर्क, दैट्स 5 इन एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी देखोगे दैट इज 420 रोटेशंस पर मिनट, तो यू आर 2π/60, यू नो दैट, और ये हो गया आपका 2π/60 मल्टीप्लाइड बाई 420। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल स्वेप्ट होता है 2π और बाई 60, क्योंकि आरपीएम में दिया गया है तो हमने इसको आरपीएस में लाया, दैट्स रोटेशंस पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 420। अगर आप इसकी कैंसिलेशन करके इसको सॉल्व करोगे तो इट इज समथिंग अराउंड दैट्स 220 वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज According to the theorem of parallel axis, I is equal to Ig plus md square, the graph between I and D will be। देख लीजिए अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे that I equal to Ig plus md square, तो यहाँ पे कहानी ये है बच्चों कि अगर आप इस अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस I equal to Ig plus md square, द ग्राफ बिटवीन I and D, तो अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे D0, अगर हम पुट करेंगे D0 तो ये खत्म होके I हो गया Ig, मतलब D0 पे इनिशियली आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो D0 पे इनिशियली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए D0 पे इनिशियली आपका इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट जो है वो IG के बराबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता और इसका इंटरसेप्ट नहीं है, सो दिस शुड बी द राइट आंसर। तो पहले ही आपका D0 पे आपका IG वैल्यू ये कैरी करता है। उसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे I इज इक्वल टू IG प्लस md स्क्वायर, क्योंकि ये लीनियर पावर है और ये स्क्वायर पावर है, तो द माउथ ऑफ द ग्राफ ओपन्स टुवर्ड्स दैट वेरिएबल हैविंग लीस्ट पावर। तो इन दो वेरिएबल्स में I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D स्क्वायर, तो इन लीनियर इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो इसमें एक पॉइंट आप याद रखिए, हम हमेशा क्लासरूम प्रोग्राम्स में भी पढ़ाते हैं, जिस वेरिएबल का पावर कम द माउथ ऑफ द ग्राफ ओपन्स टुवर्ड्स दैट वेरिएबल, तो माउथ जो है ग्राफ का उसी वेरिएबल के अराउंड ओपन होता है, तो इसका पावर कम, इसीलिए ये पैराबोला जो है और I की तरफ जो है ओपन हो गया। अगर आपका पावर जो है इस पे 2 होता, इस पे D पे 1 होता, तो हम D की तरफ इसका माउथ जो है ओपन कर देते। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज two discs each of mass m and radius are placed parallel to each other at a distance d about a common axis. The moment of inertia of the system about y dash axis will be. So you have to calculate the moment of inertia about this, but both are discs, that's very important. ये भी डिस्क है और ये भी डिस्क है, वो आप ख्याल रखिए, और we have to calculate the moment of inertia, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का निकाला तो उसको ट्वाइस हम करेंगे, क्योंकि ये डिस्क बराबर है और ये दूरी भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है, तो हम एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको दुगना कर सकते हैं। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? अगर आप इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे अबाउट दिस एक्सिस, तो यू शुड नो दैट कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से अगर आप इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो हम यहाँ डायमेट्रिकल एक्सिस पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है और डायमेट्रिकल एक्सिस इन द प्लेन पे mr²/4 होता है। तो ये हो गया बराबर mr²/4, then mr²/4 and then plus that is mass into perpendicular distance का स्क्वायर, मास जिसका m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है that is d/2 का होल स्क्वायर। तो ट्वाइस इसलिए बिकॉज उसका भी यही थ्योरी है। तो रिमेंबर दैट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज डायमेट्रिकल इज mr²/4 और प्लस मास into परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर आप आई नेट यहाँ देखोगे तो ये 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा mr² / 2, क्योंकि 2 और 4 का, और ये भी md²/4 है,
तो ये भी 2 4 2 2 4 हो जाएगा एंड इट्स md स्क्वायर बाई 2 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए। तो यू शुड बी गुड इन यूजिंग ना पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन सच क्वेश्चंस। Two bodies of masses 1 and 3 kg have position vectors this and this. The magnitude of position vector of center of mass of this system will be similar to the magnitude of तो बहुत आसान है। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पहले ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट्स 1 kg, तो मैं लिखूँ 1 और उसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड i कैप प्लस 2j कैप, सो इट्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और फिर प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट्स 3 और उसका पोजीशन वेक्टर जो दिया गया दैट्स माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप एंड देन फाइनली प्लस k कैप और डिवाइडेड बाय मास 3 प्लस 1 होता है 4 और यहाँ पे अगर आप देखोगे वो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड देन प्लस इट्स माइनस 3 9i कैप एंड देन माइनस 6j कैप एंड देन प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय जो है इसको 3 से हो जाएगा, तो यहाँ या 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पे i और i देखिए आप, ये i और i है तो 9 में से एक माइनस होगा तो माइनस 8i कैप आ जाएगा और फिर j और j देख लीजिए आप, तो 6 में से 2 आएगा तो माइनस 4j कैप और ये 3 प्लस 1 हो गया 4k कैप डिवाइडेड बाई इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 2i कैप देन इट इज़ माइनस j कैप क्योंकि 4 और 4 कटेगा और प्लस k कैप। तो दिस शुड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स में किसके साथ मैच करता है, बराबर है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे दैट विल बी रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट विल बी 4 का रूट दैट्स 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर यहाँ पे 2 है और ऑप्शंस में हम देखेंगे किस ऑप्शन का मैग्नीट्यूड 2 है। तो पहले का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे दैट्स रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया रूट ऑफ 4 एंड दैट्स 2। तो फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस शुड बी द राइट आंसर। बाकी किसी भी ऑप्शन का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो 2 यूनिट्स के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस ए बी दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है और इसका अबाउट एक्सिस ए बी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट एक्सिस ए बी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई दिया गया है। तो उसके बाद that passes through its center and is parallel to two of its sides। सीधी सी बात है, दो के पैरेलल है और दो के परपेंडिकुलर है। CD is a line in the plane of the plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB। तो एक लाइन है ऐसी CD, ये थीटा एंगल बना रही है, तो this is the CD line, it's making an angle theta with respect to that AB। the moment of inertia of the plate about the axis CD will be, तो आपको CD पे moment of inertia निकालना है। तो remember that बच्चे, if a body is symmetrical और axis बिल्कुल in the plane and passing through the center, चाहे आप ये axis बनाओ, आप ये axis बनाओ, आप ये axis बनाओ, moment of inertia is not going to change। this is a very important thing which we used to teach in classroom programs। whenever you have a symmetrical diagram and an axis is passing through the center, axis center से पास कर रही है, फिर वो कहाँ से बट इन द सेम प्लेन, चूंकि स्क्वायर प्लेट है तो प्लेन की हम बात करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू रिमेन सेम, चाहे वो ए बी है, चाहे वो सी डी है, चाहे वो ई एफ है या कोई और एक्सिस है। जैसे आप जानते हो बच्चों कि अगर आप उन 3D बॉडीज़ की भी बात करें जिसमें आप सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, फिर कहाँ से पास हो रही है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सॉलिड है तो 2/5 mr², हॉलो है तो 2/3 mr² के हिसाब से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट वी कॉल एज दैट फिर वो कहाँ से पास कर रही है। इट शुड पास थ्रू द सेंटर एंड इट शुड बी इन दैट प्लेन फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हमें इन द सेम प्लेन बोलने की जरूरत नहीं, इट शुड पास थ्रू द सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू रिमेन सेम। ये इसकी पूरी थ्योरी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दिस वन। Two constant parallel forces act on a wheel provided in a transistor for tuning as shown in the figure। If the wheel rotates, then the work done per rotation is, तो work done per rotation जो है that will be torque into per rotation means angle swept is 2 pi। so ये है आपका फॉर्मूला। so work होता है बराबर फोर्स into displacement, यहाँ पे torque into that एक रोटेशन में जो एंगल स्वीप करेगा दैट विल बी 2 पाई, दैट्स 360 डिग्री, है ना। तो हम रेडियंस में इसको लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे टाउ चाहिए और टाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 0.1 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पे भी 0.1 न्यूटन का फोर्स है। अगर हम सेंटर मान के चलते हैं तो रेडियस जो है दैट विल बी 5/2 एंड सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² मीटर में। तो ये भी इतना और ये भी इतना, क्योंकि रेडियस इसका आधा होगा, दैट्स वाई 5/2। तो अगर हम यहाँ टॉर्क कैलकुलेट करें तो टॉर्क ये भी उतना प्रोवाइड करेगा, ये इतना प्रोवाइड करेगा, तो इट्स ट्वाइस ऑफ r इंटू एफ।
तो टॉर्क हो गया बराबर ट्वाइस, आर हो गया बराबर 5/2 इंटू 10⁻², एंड एफ जो है आपका दैट इज द फोर्स 0.1 दैट इज सेम। 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, टॉर्क आ जाएगा बराबर 5 इंटू 10⁻³ तो टॉर्क आया तो यहाँ ड्रॉप करेंगे, वर्क हो गया बराबर 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू पाई हो गया बराबर 3.14। तो 2 5 होता है 10, ये बनता है 10⁻² इंटू 3.14, और अगर आप देखोगे ये बनेगा 0.0314। तो जूल should be the right answer of this question. 0.0314 joule should be the right answer for this particular question. Question number next is a coin is placed on a horizontal platform. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपका, और इसमें आपको सीडो फोर्सेस के भी कंसेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। तो coin is placed on a horizontal platform. So let us take this as a horizontal platform, and there's a coin placed on this horizontal platform. तो a coin is placed on a horizontal platform which undergoes vertical simple harmonic motion. तो ये up and down में simple harmonic motion कर रहा है with angular frequency omega. The amplitude of oscillation is gradually increasing. तो amplitude of oscillation का continuously आप बढ़ा रहे हो. The coin will leave the contact with the platform for the first time. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है आप पहली बार देख लो कि कॉइन का प्लेटफॉर्म से जुदा हो जाएगी। तो कहानी बच्चों ये है कि अगर प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है तो कॉइन लेके ऊपर जा रहा है, और जब ऊपर जा रहा है तो आप फोर्सेस बनाइए। जब ऊपर जा रहा है तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो ये हो गया ma, अगर कॉइन का मास m है और अपना वेट mg है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, और यहाँ पे वेट और सीडो फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो इट विल नॉट लूज द कंटैक्ट। तो इस जगह पे तो विल नॉट लूज द कंटैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विल नॉट लूज द कंटैक्ट। तो यहाँ पे कंटैक्ट लूज करने की कभी जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। और अब आप इस प्लेटफॉर्म को नीचे लाइए, जब ये नीचे जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये आपका कॉइन है, इस पे प्लेस्ड है। अब आप देखिए जब ये नीचे जा रहा है तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, दैट्स ma, और वेट तो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है। तो जब नीचे जा रहा है तो सीडो फोर्स ऊपर, और अब अगर ऐसा हुआ कि सीडो फोर्स ने वेट को बैलेंस किया तो ये कॉइन इस प्लेटफॉर्म से जुदा हो जाएगी। सो द कंडीशन इज ma इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे अगर आप ma कैंसिल आउट करोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन तो मैं मानता हूँ ये यहाँ से यहाँ चला गया, द एम्पलीट्यूड हियर इज a, सो a इज नथिंग बट हियर एम्पलीट्यूड। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन एज पर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होता है, दैट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले दैट इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया मीन पोजीशन से नीचे कितना आया इज इक्वल दैट इज जी। हमें एम्पलीट्यूड चाहिए एंड दैट विल बी जी बाई ओमेगा स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज फॉर एन एम्पलीट्यूड ऑफ जी बाई ओमेगा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और जो मैंने इसमें कंसेप्ट आपको समझाया इसको अगर आप सीखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट आउट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, तो डिस्क इन्वॉल्वड है a एज शोन द फिगर, द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। तो आपको पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि एरिया में से कुछ एरिया काट के जो रिमेनिंग एरिया हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्टिंग होगा। तो चूंकि एक्स एक्सिस पे पूरा सिस्टम है तो वो होगा बराबर इनिशियल एरिया इनटू इनिशियल दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस जो आपने उससे रिमूव किया, दैट्स वाई माइनस a2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया जो पूरा था माइनस फाइनल जो उसमें से आपने एरिया जो है रिमूव किया। तो a1 इज द इनिशियल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर जो बॉडी इन्वॉल्वड है, और a2 होता है रिमूव्ड एरिया। तो रिमूव्ड एरिया और इनिशियल एरिया और इनिशियल सेंटर ऑफ मास का था और रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का कहाँ था विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जहाँ से वो पूछ रहा है। द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O विल बी, तो ये इसका फॉर्मूला है। और अब अगर आप इसको देखोगे तो पहले अगर आप मैं इसकी डायग्राम बनाऊं बच्चे, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो पहले आपकी जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क आपकी है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट O, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पोजीशन A पे है, तो ये है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल इट्स A1 क्योंकि पूरा एरिया हमें लेना पड़ेगा और रेडियस a है, सो इट्स पाई स्क्वायर एंड x जो है सेंटर ऑफ मास a दूरी पे है, दैट इज पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a। तो डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट एरिया रेडियस a है तो पाई स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो COM है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है उन फिगर्स के लिए जो आपकी रेगुलर शेप की हो।
और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास की हो। देन माइनस A2 हो गया। अब आप दूसरे केस में देखो, यही एक्सिस इन्वॉल्वड है और आपने वो छोटा सा डिस्क यहाँ काटा है जिसका रेडियस जो है दैट्स A/2 है, जिसका रेडियस A/2 है। तो ये जो बाकी पेंडिंग डिस्टेंस है वो है A के बराबर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो आपने निकाला हुआ पोर्शन है दैट्स A + A/2 दैट इज 3/2A। तो ये इसकी दूरी है। तो एरिया हो गया उसका पाई r², r हो गया उसका A/2 पाई r² मल्टीप्लाइड बाई दूरी, और दूरी होगी बराबर 3/2A एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया हो गया बराबर पाई A² माइनस रिमूव एरिया हो गया पाई A/2 का होल स्क्वायर। तो ये है इसकी कहानी। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों थ्रूआउट A³ ये A³ आ जाएगा, ये A² कट जाएगा थ्रूआउट, तो ये पाई भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक A और माइनस, तो यहाँ पे जो है ये हो गया बराबर 3, ये हो गया 2 × 4 4 2 8, ये हो गया 3/8 और यहाँ A ही है, डिवाइडेड बाय पाई और A² कटा, इट्स 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 8A में से 3A आप माइनस करिए दैट्स 5A/8 और 4 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 3, सो 4 2 8 एंड इट इज 5/6A शुड बी दैट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन जो इसमें होगा, एंड 5/6A बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है और यही इसका आंसर भी होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया, आप आराम से देखिए। उसके बाद 4 पार्टिकल्स A B C and D विद मासेस Ma = M। तो Ma जो है इसका मास M है, तो इसका ख्याल रखिए। Mb का मास 2M है, तो Mb का मास ये है 2M, और उसके बाद Mc का मास जो है 3M, तो इस पार्टिकल का मास 3M है, एंड Md का मास जो है दैट्स 4M, तो इस पार्टिकल का मास 4M है। आर एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर दे हैव एक्सेलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शंस एज शोन। तो इसका एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स राइट है, इसका डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट, इसका अपवर्ड्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 प्लस A3 plus M4A4 and finally it is sum of masses that's M1 plus M2 plus M3 plus M4। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ख्याल रखना है, डायरेक्शन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो M1 पहले ऑब्जेक्ट का मास जो है दैट्स M, और अगर आप उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखोगे दैट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सो इट्स माइनस एक्सेलरेशन A है माइनस AI कैप, क्योंकि अगर टुवर्ड्स राइट होता तो मैं लिखता प्लस AI कैप, बट इट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, इट्स माइनस AI कैप। फिर आप B ऑब्जेक्ट का मास आप देखेंगे दैट्स 2M, और अगर आप उसका एक्सेलरेशन देखेंगे ऊपर की तरफ है तो मैं लिखूंगा AJ कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन है तो J कैप ऊपर की तरफ होता है, प्लस तीसरे मास का जो मास है दैट्स 3M, और अगर आप उसका एक्सेलरेशन देखोगे दैट्स टुवर्ड्स राइट तो इट इज़ प्लस AI कैप, तो इट्स प्लस AI कैप एंड फाइनली प्लस इट इज़ 4M, और अगर आप उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखोगे दैट्स माइनस AJ कैप एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ मासेस, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो ये 10M हो गया। M थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स माइनस AI कैप, इट्स माइनस AI कैप, देन इट्स प्लस it is 2AJ cap, then it's plus it is 3AI cap plus it is 4 it's plus sorry it's minus here क्योंकि ये माइनस हो जाएगा माइनस 4AJ cap डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि M जो है थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया। तो अगर आप 3 में से माइनस करोगे एक तो ये हो जाएगा बराबर 2I कैप, और फिर अगर आप 4 में से ये माइनस करोगे 2I इट्स 2AI कैप, और अगर आप 4 में से 3 माइनस करोगे 4 में से 2 सॉरी माइनस करोगे तो इट विल बी माइनस 2AJ कैप डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और 2 जब कॉमन आ जाएगा तो बनेगा 2/10, अंदर बचेगा ये, या A भी कॉमन आएगा तो ये बनेगा I कैप माइनस J कैप, I कैप माइनस J, 2 5 are 10 एंड इट विल बी A/5, it will be A/5 and then it's I cap minus J cap should be the right answer for this particular question। तो ये है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट डायरेक्शंस का थोड़ा ख्याल रखना है आपको, ये न्यूमेरिकल भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। Two bodies of masses 2 kg and 4 kg are moving with velocities 2 meter and 10 meter per second respectively along the same direction. Then the velocity of center of mass, again a formula based question, it's m1v1 velocity of center of mass plus m2v2 divided by m1 plus m2। तो ये फॉर्मूलाज आप याद रखिए। मास हो गया पहले बॉडी का 2 एंड वेलोसिटी हो गया 2, तो 2 × 2 प्लस दूसरे बॉडी का मास जो है वो 4 है और वेलोसिटी 10 है, 4 × 10 डिवाइड बाय मासेस ऐड होंगे 4 2 6, तो ये हो गया 4 + 40 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 44 डिवाइडेड बाई 6, 6 7 42, 7.3 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो एक पार्टिकल है जिसका मास 0.2 kg है और वो एक
सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो 1 मीटर प्रोवाइडेड है विथ फ्रीक्वेंसी एफ आपको प्रोवाइडेड है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, बट आप लिख सकते हो एम ओमेगा, इट्स ओमेगा वी इज इक्वल ओमेगा आर, तो ये होगा ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल मास ऑफ द पार्टिकल जो है दैट इज 0.2 kg, 0.2, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज प्रोवाइडेड दैट इज 2 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज 1 स्क्वायर, रेडियस इज 1 स्क्वायर, पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू 4 टू 8, इट इज 0.8 शुड बी द राइट आंसर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका 0.8 होना चाहिए, रेस्ट यूनिट आप जानते हो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, अ व्हील हैविंग एंगुलर मोमेंटम दिस about its vertical axis rotates at the rate of 60 rpm about this axis, the torque that can stop the wheel's rotation is। तो अगर आप देखोगे टॉर्क होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप देखोगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहाँ 0 है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 2 पाई, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज प्रोवाइडेड। तो टॉर्क होना चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम जो लगा है इसको रोकने में दैट इज 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 2 15 30, सो पाई बाई 15 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पाई बाई 15 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। सो दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ। तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो मैग्नीट्यूड तो पहले ही कांस्टेंट रह रहा है, और अगर आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आप आर क्रॉस पी के हिसाब से देखोगे इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, सो रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जिस प्लेन में आपका आर एंड वी है, और मैग्नीट्यूड तो पहले ही कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इट रिमेन सेम इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। तो यू आर हैविंग ए यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ आपको प्रोवाइडेड एल है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L by 4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। तो अगर ये सेंट्रल एक्सिस है तो जिस एक्सिस पे हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जा रहा है वो ये एक्सिस है, और इसकी दूरी यहाँ से जो है वो L by 4 है। सो दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड, वी हैव टू फाइंड K, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस। तो K निकालने से पहले आप इसी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, तो I इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो ये I सेंटर हो गया प्लस mr स्क्वायर जो आप जानते हो। तो I इज इक्वल I सेंट्रल, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस पे होता है ml स्क्वायर बाई 12, ये आप जानते हैं, प्लस मास इज m, और दूरी इन दो एक्सिस में है r, दैट्स L by 4 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे ये बना ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ये बना बराबर ml स्क्वायर बाई 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। सो दिस इज व्हाट इज I हियर। तो अगर आप यहाँ कॉमन चीजें बाहर निकाल दो तो ml स्क्वायर बाई मुझे लगता है 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 1/3 प्लस 1/4, क्योंकि 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। तो यहाँ पे अगर 4 1 जा 4 प्लस 1 इट इज 7, 7 बाई इट इज I इज इक्वल ये हुआ 7 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। तो I, बट I होता है बराबर m के स्क्वायर जो आप जानते हो, I is m के स्क्वायर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट वी कॉल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे m और m कैंसल आउट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, आपका k जो है वो बनेगा रूट ऑफ 7/48 मल्टीप्लाइड बाई L शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 7 रूट ऑफ 7/48 मल्टीप्लाइड बाई L। सो बहुत आसान है, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे अच्छी ग्रुप होनी चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज I0। तो हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, उसका मास m है और रेडियस जो है उसका r है। तो मास m एंड रेडियस r है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस पे जो है वो I0 है, दैट्स व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास। तो हमारे पास और एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास सेम है एंड थिकनेस, मतलब अगर इसकी थिकनेस t है तो मतलब इसकी भी थिकनेस t है, बट हमें इसका मोमेंट बट हाफ ऑफ द डेंसिटी सेम मास एंड डेंसिटी बट हाफ द डेंसिटी अबाउट द सेम एक्सिस। तो अगर इसका डेंसिटी रो है बच्चों तो इसका डेंसिटी प्रोवाइडेड है रो बाई 2। तो इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये है आपकी पिक्चर और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ दे दी गई है कि मास सेम है। अगर बच्चों मास सेम है तो मैं मास सेम करके पहले इसका रेडियस निकालने की कोशिश करता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ कुछ रेडियस जो है इसका कुछ r डैश है, तो मैं इसका रेडियस निकालने की कोशिश करूँगा विच आई बिलीव दैट इट इज r
आर डैश। तो मास होता है बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि इसमें डेंसिटी भी लाई गई है, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द थिकनेस। सो आप अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, क्योंकि इसका एरिया इज पाई आर स्क्वायर है और इसका थिकनेस भी कुछ टी है, तो वॉल्यूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल। अब जो मास है डेंसिटी इज रो बाई 2 एंड देन इट इज अगेन पाई बट इट इज आर डैश स्क्वायर, क्योंकि रेडियस बदल गया है एंड सेम थिकनेस की वजह से टी भी जो है इसमें सेम है। अब यहाँ पे कैंसिलेशन आप करिए, तो यहाँ पे आपका रो और रो कैंसिल आउट होगा, पाई और पाई जो है कैंसिल आउट होगा और टी जो है कैंसिल आउट होगा। तो अगर आप आर डैश स्क्वायर देखोगे वो 2r स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले हमें आर डैश चाहिए था। अब अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। दिस द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई डैश चाहिए, मास इज m उसी डिस्क का, बट रेडियस r स्क्वायर के बदले इसका रेडियस जो है वो ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि r डैश स्क्वायर जो है इसका रेडियस जो है इस डिस्क का जिसका मुझे निकालना है r डैश स्क्वायर, बट वो खुद बराबर है 2r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बट mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 तो I नॉट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाई 2 इज I नॉट। तो I नॉट डिवाइडेड बाई I नॉट और मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2, twice of I naught should be the right answer for this particular question. So option number 4 बहुत आसान है। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आपको पता है I naught वो mr स्क्वायर बाई 2 है। अब नई डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 है, बट मास सेम है तो मैंने मास सेम कर दिया। रेडियस जो है नई डिस्क का तो दैट इज r डैश स्क्वायर, और वो r डैश स्क्वायर तो 2r स्क्वायर है डिवाइड बाई 2, और mr स्क्वायर बाई 2 I naught है मल्टीप्लाइड बाई 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क्स ऑफ सेम थिकनेस। फिर से 2 डिस्क्स है, उनके थिकनेस जो है वो सेम है, तो मैंने थिकनेस सेम कर दिया। एंड डिफरेंट रेडियस, R1 जो है इसका R1 जो है वो R है और R2 जो है वो अल्फा R है। दिस इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड, मेड ऑफ द सेम मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है। मटेरियल मतलब होता है डेंसिटी। इफ द रेशियो ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 about the axis passing through their centers, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो प्रोवाइडेड है एंड दैट्स प्रोवाइडेड 1/16। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, हमें वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। तो बच्चों हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही वैल्यू निकालेंगे पहले और लास्ट में सबस्टिट्यूट करेंगे। तो पहली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, बट मास नहीं दिया, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया बराबर पाई इसका रेडियस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस एंड डिवाइडेड बाई 2। तो क्या क्या मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr स्क्वायर बाई 2। m होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई दूसरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन mr स्क्वायर बाई 2। तो m डेंसिटी मास इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो इट इज mr स्क्वायर। तो बच्चों थोड़ा सा हम वापस जाते हैं, आराम से लिखते हैं, यहाँ हम कुछ मिस कर चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है। I होता है बराबर, अगर आप देखोगे I होता है बराबर mr स्क्वायर बाई 2, इसका ख्याल रखना होता है। तो मास हो गया बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू टी, आर स्क्वायर हम भूल गए थे, इसका रेडियस r है तो यही गलती कर दी थी, डिवाइड बाई 2। और फिर इस डिस्क का भी अगर आप देखोगे डेंसिटी इज रो एंड वॉल्यूम इज पाई, बट इट इज आर स्क्वायर के बदले यहाँ अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई 2, बट मल्टीप्लाइड बाई रेडियस स्क्वायर, और इसका रेडियस है अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2 के हिसाब से। अब आप यहाँ कैंसिलेशन करिए, तो कैंसिलेशन में जो जो चीज़ उड़ती है उसको उड़ा दीजिए। तो यहाँ पे पहले डेंसिटी उड़ जाएगा, पाई और पाई उड़ जाएगा, आर स्क्वायर सारा उड़ जाएगा, आर स्क्वायर थ्रोट उड़ जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 कट जाएगा, थिकनेस कट जाएगी। तो I1 बाई I2 का रेशो जो बचेगा, तो यहाँ बच्चों सिर्फ अल्फा स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो इट इज़ 1/1 एंड डिवाइडेड बाई इट इज़ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट इज़ 1 बाई अल्फा स्क्वायर, बट वो I1 बाई I2 दिया गया है 1/16 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर हो गया बराबर 16 और अल्फा हो गया बराबर 4, शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन वेरी, तो अल्फा 16 हो गई नहीं, अल्फा स्क्वायर हो गया 16, अल्फा स्क्वायर हो गया 16 और रूट ऑफ 16 इट्स 4 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विल मॉडिफाई इट एंड दिस शुड बी द राइट आंसर। तो इसका अल्फा जो है वो 4 होना चाहिए, दैट इज व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अल्फा नहीं सॉरी देख लो बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, सो सॉरी फॉर दिस। आप इधर देखिए,
यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर नहीं, अल्फा रेज पर 4 है, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेज पर 4, तो इट इज अल्फा रेज पर 4 हियर, इट इज अल्फा रेज पर 4 हियर, तो इट इज अल्फा रेज पर 4 हियर, तो अल्फा रेज पर 4 इज इक्वल 16 एंड अल्फा इज इक्वल टू, सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था, बट इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो 2 ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, टू बॉडीज हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I respectively about the axis of rotation with their kinetic energies of rotation are equal, then angular momentum will be। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और if their kinetic energies of rotation are equal, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और देयर काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम लाना है। तो बच्चों अगर मैं इसको I से मल्टीप्लाई करूं और I से डिवाइड करूं तो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल ये हो गया I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। अब आप देख लीजिए इट्स 2y, सॉरी इट्स 2y। अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो हमारे पास दो बॉडीज है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल, ये सेम है, then their angular momenta will be in the ratio 2 भी सेम है। तो angular momenta जो है that will be directly proportional to root of I। तो ये है इसकी की। तो अगर आप L1/L2 निकालोगे तो पहले का रूट जो है पहले का I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिवाइडेड बाई 2I, तो I और I कैंसल आउट हो जाएगा, 1/√2 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ऑप्शन नंबर 4 उस हिसाब से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दिस इज rod of mass m and length L is bent in the form of a L, its moment of inertia about the axis shown the figure। तो इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल मास m था, टोटल लेंथ L है, तो ये लेंथ L/2 है और ये लेंथ भी L/2 है। तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये सीधे होता है mL²/3, बट m जो है इसका m/2 है, L स्क्वायर हो गया L/2 का स्क्वायर, mL²/3, तो यहाँ मैं लिखूँ 1/3। तो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसमें कोई परलेक्सिस थ्योरम यूज नहीं करनी है। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड होता है mL²/3 और प्लस हो गया बराबर इसका मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इज m/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा यहाँ पे इट इज m दैट इज अगर मैं देखूँ 2 2 4 2 8 2 2 4 2 8, तो 1/8 तो मैं पहले ही कॉमन निकाल के रखूँ, अंदर जो बचा तो दैट इज mL²/3, इट इज mL²/3 प्लस यहाँ पे बचा mL²। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, I इज इक्वल टू 1/8, ये हो गया बराबर 4, 3 1 3 प्लस 4, इट इज 4/3 mL²। तो ये हो गया 4 2 8, तो आंसर शुड बी mL²/6 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आसान है, तो ये तो करने के लायक नहीं है। 4 masses आर फिक्स्ड ऑन ए मासलेस रॉड एज शोन द फिगर, मासलेस रॉड है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डॉटेड एक्सिस। तो इस एक्सिस पे हमें इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज अगर आप देखोगे ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है, ये 2 kg है, ये भी 2 kg, ये 5 kg, ये भी 5 kg, और 2 kg की दूरी 0.4, 2 kg की दूरी 0.4, 5 kg की 0.2 0.2। तो अगर मैं इस आपका निकालूं तो ट्वाइस ऑफ दैट, तो मैं लिखूं ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस मास का हो गया मास दैट इज 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 0.4 का होल स्क्वायर, देन प्लस इस मास का हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इट इज 0.2 का होल स्क्वायर। ट्वाइस इसलिए क्योंकि दोनों साइड अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल रिड्यूस टू 1 kg मीटर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये है, a wheel is rotating at 1800 rpm about its own axis when the power is switched off। जब आपने पावर इसका स्विच ऑफ किया, it comes to rest in 2 minutes, ये 2 मिनट के बाद रेस्ट में आया, then its angular momentum in radians is, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एंगुलर रिटार्डेशन। तो अगर आप देखोगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, क्योंकि रिटार्डेशन है, फाइनली ये रेस्ट में आया है तो 0 है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया 1800 rpm दैट इज 2π/60, एक रोटेशन में 2π घूमता है डिवाइड बाई 60, क्योंकि आरपीएम को आरपीएस में लाया मल्टीप्लाइड बाई 1800 एंड माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन निकालनी और टाइम जो आपको प्रोवाइडेड है 2 मिनट्स, तो ये हुआ 2 × 60। तो इसका आप ख्याल रखिए, तो ये आप यहाँ लाइए अल्फा इंटू 2 × 60 इज इक्वल होना चाहिए 2π डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 1800। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आपका ये बनेगा यहाँ पे ये 6 3 18 एट 0 हियर, इट इज 60π 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 60 60 60 60 क्या हुआ, ये हुआ 60π और ये हुआ 120, तो अल्फा इंटू 120 इज इक्वल 60π। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा हमें चाहिए दैट इज 60π डिवाइडेड बाई 120, तो 0 0 कैंसल, 6 2 12, तो π/2
जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो पाई बाई 2 इज द राइट आंसर। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो अगर आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसका मास m है और रेडियस r है, अबाउट इट्स डायमीटर इज, अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो यहाँ शायद गलत हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर, नहीं सही है, सर्कुलर वायर। तो इस सर्कुलर वायर रिंग की तरह बिहेव करेगा। अगर रिंग की तरह बिहेव करेगा तो सेंट्रल एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होता है ना, तो मैं यहाँ आई ओ लिखूँ, अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये होता है बराबर mr², ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब डायमेट्रिकल एक्सिस पे वो पूछ रहा है, तो डायमेट्रिकल एक्सिस जो होता है ix iy के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ iy, या आप iy ले सकते हैं या ट्वाइस ऑफ ix भी ले सकते हैं। अगर आपने y एक्सिस लिया और या आपने x एक्सिस लिया, ये होना चाहिए बराबर mr²। तो बच्चों iy इज इक्वल टू ix डायमेट्रिकल एक्सिस पे, एंड आंसर शुड बी mr²/2। ये आप जानते हो कि पहले आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ की और उसके बाद आपने डायमेट्रिकल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ पार्टिकल ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 is moving with a uniform speed this in the XOY plane. So we are having an XOY plane. So this is an XOY plane. ये center है यहाँ पे, and with velocity this in XY plane along the line y is equal to x plus 4। जैसे हमें दिया गया ना along the line y is equal to x plus 4, तो आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ मैच करिए, y is equal to mx plus c। तो इंटरसेप्ट यहाँ c जो है 4 के बराबर है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे बच्चों जो है वो 4 के बराबर है, तो इंटरसेप्ट जो है ये 4 के बराबर है। और उसके बाद अगर इंटरसेप्ट 4 के बराबर है, अगर इंटरसेप्ट 4 के बराबर है, तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करेगा। और मास जो है दैट इज मास जो है दैट्स 5 इंटू स्पीड, तो mv के हिसाब से हो गया 5 इंटू स्पीड। अगर आप देखोगे दैट्स 5 रूट, ये 3 रूट 2 है, तो मोमेंटम हो गया 15 रूट 2। तो ये आपका मोमेंटम इस बॉडी का है। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। तो अगर आप देखोगे बच्चों, ये इसमें जो ये m जो है दैट्स 1 हियर, तो tan ऑफ थीटा जो है आपका दैट्स tan ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा tan कैंसिल, 45 डिग्री इज द एंगल हियर। तो अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करोगे इस लाइन को, तो ये एंगल आपको 45 प्रोवाइड किया है। जो अगर ये 45 या 90 है, तो डेफिनेटली ये भी 45 है। तो ये 45 है, तो ये हुआ 4, ये हुआ 4 cos 45। ये जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर mvr परपेंडिकुलर। तो ओरिजिन के अबाउट जो परपेंडिकुलर दूरी है वो ये है, एंड दिस इज माय r परपेंडिकुलर, एंड दैट इज नथिंग, दैट इज r हो गया 4 साइन ऑफ 45 हो गया 1/√2। तो बच्चों मास इंटू वेलोसिटी मैंने पहले ही कैलकुलेट किया, दैट इज 15√2 मल्टीप्लाइड बाय r परपेंडिकुलर हो गया 4/√2। √2 कैंसल, 60 यूनिट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का। तो अबाउट ओरिजिन आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना था, बट एंगुलर मोमेंटम होता है mv मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप इसको फिर शिफ्ट करोगे, इधर इस r परपेंडिकुलर को आप शिफ्ट करोगे, तो ये बनेगा ना r परपेंडिकुलर, ये हो गया mv एंड दिस इज द r परपेंडिकुलर जो अबाउट ओरिजिन आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A thin horizontal circular disc is rotating about a vertical axis passing through its center। तो हमारे पास एक डिस्क है और इसके अबाउट एक एक्सिस पास कर रही है और ये रोटेट कर रहा है। The insect now moves along a diameter of the disc to reach the other end during the journey of the insect, the angular speed of the disc। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब इंसेक्ट यहाँ था पहले, क्रॉल करते करते वो यहाँ पहुँच गया, इंसेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो अगर आप देखोगे इसमें ये रेडियल फोर्सेस आ जाएंगे, तो रेडियल फोर्सेस टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग चला, सो रेडियल फोर्सेस डू नॉट प्रोवाइड टॉर्क, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। रेडियल फोर्सेस जो है डू नॉट प्रोवाइड टॉर्क, डू नॉट प्रोवाइड टाउ। तो टाउ अगर नहीं है तो L इज कंस्टेंट, और अगर L कंस्टेंट है तो I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I1 ओमेगा 1 शुड बी I2 ओमेगा 2। तो अब अगर आप देखोगे बच्चों, जब इंसेक्ट मूव करेगा तो रेडियस बढ़ेगा, जब रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr²। तो जब वो मूव करेगा सेंट्रल एक्सिस से टुवर्ड्स रेडियस, r बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो L होता है I ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि L इज कंस्टेंट, वो आपने यहाँ प्रूव किया। तो अब पहले एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द इंसेक्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क। तो इंसेक्ट कहाँ से मूव कर रहा है, द इंसेक्ट नाउ मूव्स along a diameter of the disc to reach the other end। तो इंसेक्ट पहले क्या कहाँ है, इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट नियर द रिम। तो पहले बच्चों सॉरी, इंसेक्ट पहले यहाँ, तो जब पहले इंसेक्ट यहाँ है तो थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैंने इस सेंटर पे इंसेक्ट को लिया था, तो I होता है बराबर mr²। तो कहानी ये है, इंसेक्ट पहले डायमीटर पे है और फिर वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो L इक्वल I ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा और फिर रिवर्स, जब यहाँ से जाएगा R बढ़ेगा, I
बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, तो हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज स्विंगिंग फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक रॉड जो है स्विंग कर रही है फ्रीली। सो ये एक रॉड मैंने बनाया और ये मास m एंड लेंथ l स्विंग कर रही है फ्रीली। इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, तो इसका मैक्सिमम एंगुलर स्पीड वो हमेशा मीन पोजीशन पे ही होता है, इज ओमेगा। इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू हाइट। मान लो आपका रॉड जो है ना और वो स्विंग करके यहाँ पहुँच गया, तो ये सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो हाइट इसने पकड़ ली, ये हाइट कितना है जब ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया। तो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देयर आर नो there is nothing like an agent present and there is nothing like non-conservative forces. Law of conservation of energy is valid. So initially it has a kinetic energy, that's 1/2 I omega square. तो इज इक्वल फाइनली इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसने विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस हाइट पकड़ ली, दैट्स mgh. सो 1/2 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, मैंने इसे पहले भी बोला, इट्स ml²/3 एंड ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ mgh। यहाँ m और m कैंसल आउट होगा तो मुझे h चाहिए। h कितना हो गया बराबर यहाँ पे, इट इज l² ओमेगा स्क्वायर, l² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6g शुड बी द राइट आंसर। l² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 6g जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद अ सेंट्रल फोर्स इज कंस्टेंट ड्यू टू जीरो टॉर्क। तो मैंने आपको बोला कि सेंट्रल फोर्सेज जो है, रेडियल फोर्सेज जो है, सेंट्रल फोर्सेज नेवर प्रोवाइड टॉर्क, नेवर प्रोवाइड टॉर्क। जब वो टॉर्क ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, when torque is zero, angular momentum is going to remain constant, and that is the theory. Very important. Question number next is, consider a two particle system with particles having masses m1 and m2. हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, अगर पहले पार्टिकल को आपने पुश किया टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास थ्रू ए डिस्टेंस d, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड पार्टिकल बी मूव्ड, किस डिस्टेंस द सेकंड पार्टिकल मूव करना है सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। आपको पता होना चाहिए फॉर सेंटर ऑफ मास टू कीप एट द सेम पोजीशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल 0। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसको सॉल्व करके हमें मिलता है m1r1 प्लस m2r2 शुड बी 0, क्योंकि यू नो दैट वेलोसिटी होता है बराबर dr1/dt, तो ये आप जानते हो और ये फॉर्मूला जो है वैलिड हो जाती है। अब पहला पार्टिकल जो है दैट्स m एंड m1 और वो डिस्टेंस d से पुश किया गया, दूसरे पार्टिकल का मास m है और उसकी डिस्टेंस x हमें निकालनी है। तो अगर आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये m2x हो जाएगा बराबर -m1d, और x जिससे उसको शिफ्ट करना है कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहे, तो इट्स m1 डिवाइडेड बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई d इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो माइनस ये दिखा रहा है कि इस पार्टिकल को अगर यहाँ पुश किया तो इसको डेफिनेटली यहाँ पुश करना पड़ेगा टू कीप द सेंटर ऑफ मास intact at that original position. The moment of inertia of a uniform semicircular disk of mass m and radius r about a line perpendicular to the plane of the disk through the center. बच्चों ये एक सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप जानते हो, अगर आपके पास एक डिस्क होता है ना, आप मास m and radius r, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr²/2, mr²/2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। बट ये बोल रहा है हमारे पास पूरी डिस्क नहीं है, हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो मैंने भी एक सेमी सर्कुलर डिस्क बनाई, तो नाउ इट्स अ सेमी सर्कुलर डिस्क, और अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो बच्चों इसका जो आधा है वो आपने काट दिया, तो जब आप आधा काट देते हो, सिमेट्रिकली आधा निकाल देते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता, इट्स mr²/2। बट अब उस पोर्शन का मास, तो अब जो सेमी सर्कल डिस्क है उसका मास m है, तो मैं लिखूंगा m, और रेडियस उसका स्मॉल r है, तो मैं लिखूंगा r² डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। जब हम एक बॉडी का सिमेट्रिकल पोर्शन कोई निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस पे वही रहता है, सिर्फ उस पोर्शन का मास आपको इसमें इंजेक्ट करना है, और बाय द वे इस केस में वो m ही था। तो ये पुराना एक आईआईटी का क्वेश्चन है जिसमें आपने वो एक सेक्टर निकाला होता है इतना, और फिर हमसे पूछा जाता है कि इस सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इतना ही है जितना इस पूरे डिस्क का है, बट मास इस पूरे सेक्टर का लेना पड़ेगा। दैट्स हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। उसके बाद सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब नो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग मास सेम। तो अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हैं बट मास इज सेम, रेडियस बढ़ा रहे हैं मास इज सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट इफेक्टेड। बच्चों एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, आपका फ्री स्पेस है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। बाकी चीजें सब चेंज हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। अब आपका आई होता है बराबर mr², आई होता है
बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा। आप बोल रहे हो कि हमने रेडियस बढ़ाया तो यार मास जो है मास सेम रखा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, बट एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो जाएगी। A particle performing uniform circular motion has angular momentum L. एक particle uniform circular motion में है, उसका angular momentum L है. If its angular frequency is doubled and its kinetic energy is halved, अगर आप angular frequency और इसका kinetic energy hollow करेंगे, then the new angular momentum जो है, तो a particle performing uniform circular motion has angular momentum L. तो L आप जानते हो it is I ओमेगा, और I ओमेगा के हिसाब से L is equal to m r square ओमेगा के बराबर है. If its angular frequency is doubled and its kinetic एनर्जी इज halved, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. अब आप इसको देखिए, हमें इसमें एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी रखनी है. तो अगर मैं इसको इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डबल करें और इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज halved, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल करना है, काइनेटिक एनर्जी हालो करना है, नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. अगर हम इसको I से मल्टीप्लाई करें और I से डिवाइड करें तो यहाँ पे ये बनेगा L है ना, L, या मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं. विल सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट, मैं देखूंगा इसको, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है बच्चे. विल सी दैट. क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 है आपका. क्वेश्चन नंबर 36 है. मोड ऑफ 36 है 37 35. अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हाँ, its angular frequency is doubled and its kinetic energy is halved, then the new angular momentum is. इसका नया एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है. अच्छा, देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व फिर से करें. देखो काइनेटिक एनर्जी वही है, दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, बट अगर आप इसको देखोगे काइनेटिक एनर्जी हो गया बराबर I ओमेगा स्क्वायर, L होता है बराबर I ओमेगा. ठीक है, तो ये हो गया 1/2 I ओमेगा हो गया L, और एक ओमेगा बचेगा. आप इस क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हो. आप क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम L है, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड. हमने इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल किया एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज halved, न्यू एंगुलर. तो अगर आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम जो है 2 छोड़ दीजिए आप, ये होता है बराबर आपका काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा. ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो कि आपने काइनेटिक एनर्जी को इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज halved. तो काइनेटिक एनर्जी आपने हालो किया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4, नया एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये इस पे ये हो गया था कि that what is this correct or not, but it is 100% correct. आपको एक नया एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और नया एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी काइनेटिक एनर्जी और ओमेगा की ये है कि आपने इसको आधा कर दिया तो ये 1/2 हुआ, ओमेगा को डबल कर दिया तो नया एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली L/4 होने वाला है. उसके बाद a particle of mass m is moving in a circle of radius r, the centripetal acceleration AC of the particle varies with time according to the equation. Centripetal acceleration आपका kt square provided है, where k is positive constant and t is time. The magnitude of the time rate of change of angular momentum of the particle about the center of the circle is. तो आपको पता होना चाहिए centripetal acceleration is v square by r, और r is the radius, वो दिया गया है, it is kt square. तो अगर आप v square यहाँ देखोगे ये बना kt square और r, और अगर आप यहाँ v निकालना चाहते हो it is root of, तो t तो बाहर आएगा क्योंकि square and root will cancel, और ये हो जाएगा kr, ये आ जाएगा आपका kr. अब आपकी कहानी ये है, आपकी ये कहानी है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो आपको पता होना चाहिए L जो होता है बराबर दैट्स mvr, और अगर हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का रेट निकालें तो ये बना d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बना d/dt. ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हम लिख सकते हैं इट इज़ d/dt ऑफ इट इज़ mr, और v जो है हमने कैलकुलेट करके रखा है दैट इज t और रूट ऑफ vr. तो ये है आपका कहानी. k कहाँ है इसमें? यहाँ k भी तो है, k मैंने क्या लिखा है? kr, रूट ऑफ kr, ये है बच्चों. अब आप देख लीजिए इधर, अगर आप dt यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा mr रूट ऑफ kr, क्योंकि dt यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ. अब आपका ऑप्शन जो है उसमें आपने ये रूट के अंदर सारा लिया हुआ है, तो जब मैं रूट के अंदर m को लूँ ये बनेगा m स्क्वायर, जब मैं r को लूँ r स्क्वायर, और अपना r हो गया r क्यूब, और अपना k तो है ही, दैट्स रूट ऑफ m स्क्वायर r क्यूब इंटू k, m स्क्वायर r क्यूब इंटू k इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बिल्कुल बहुत आसान है, आपने वेलोसिटी निकाली और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a particle moving in a circular path has an angular momentum L. If the frequency of rotation is halved, then its angular momentum is. तो angular momentum होता है बराबर I ओमेगा,
और आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स्ड है, अगर आप ये आधा करोगे, जब आप ये आधा करोगे तो एंगुलर मोमेंटम खुद आधा हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय, तो आपका थीटा प्रोवाइडेड है एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो। जो देखो बच्चों, इसमें कंसेप्ट ये है कि टॉर्क तब जीरो बनेगा जब अल्फा जीरो बनेगा, एक्सेलरेशन जीरो बनेगा। तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकालिए, दैट्स ओमेगा, और ये बनेगा 6t स्क्वायर माइनस 12t, और फिर आप अल्फा निकालिए और अल्फा आएगा 12t माइनस 12। अब टॉर्क तब जीरो बनेगा जब टॉर्क जीरो बनेगा, जब अल्फा जीरो बनेगा, और ये बनेगा 12t माइनस 12। तो यहाँ 12t इज इक्वल 12 और t इज इक्वल 1 सेकेंड। तो आपने क्या किया, अल्फा को जीरो किया, बिकॉज वी नो दैट जब टॉर्क नहीं तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ पुली डिस्क। तो ये डिस्क फिर से है, आप इक्वल मास m, तो ये एक ब्लॉक मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और एक डिस्क ऑफ मास m के साथ आपने इसको बांध दिया। द पुली इज हिंज्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, जब टाइट बन जाएगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखोगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपके ब्लॉक का है, दैट्स mvr। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और इसका कोई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं है क्योंकि ये स्लैक्ड कंडीशन में फिर टाइट हो जाती है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाएगा, आपका डिस्क का मोमेंट आई ओमेगा के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा हम लिख सकते हैं v बाई आर, है ना, ओमेगा, क्योंकि v होता है बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा हो गया बराबर v बाई आर, क्योंकि परफेक्ट रोल करेगा उस वक्त, और v इज इक्वल ओमेगा आर के हिसाब से ओमेगा इज इक्वल v बाई आर। तो ये हो गया आपका दैट इज फाइनल वेलोसिटी जो इसकी आ जाएगी, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था, अब ये घूम रहा है, तो इट विल हैव एंगुलर वेलोसिटी एंड देयरफॉर इट विल हैव टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट्स vf डिवाइडेड बाय r, प्लस वो ब्लॉक उसी वेलोसिटी से उसको खींचेगा, दैट इज m, दैट इज v फाइनल एंड मल्टीप्लाइड बाय r, mvr। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज ओनली फॉर दिस, दैट्स mvr, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बिकॉज वेलोसिटी v है। फाइनली ये इसको जब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा तो इसको घुमाएगा विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इट विल हैव अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हियर समथिंग vf, क्योंकि वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल टू ओमेगा, तो v फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। तो i हो गया mr स्क्वायर बाई 2 एंड ओमेगा आपका v फाइनल बाय r हो गया प्लस, और अब ये ब्लॉक भी भाग रहा है, और अबाउट द सेंटर इट विल हैव सम एंगुलर मोमेंटम बिकॉज इट हैज अ रेडियस r, सो इट्स mvf, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी से भागेगा मल्टीप्लाइड बाय r। तो यहाँ पे अगर आप कैंसिलेशन करोगे m थोड़ा कैंसिल आउट होगा, एक r थोड़ा कैंसिल होगा, तो ये बनेगा v प्लस, ये बनेगा नहीं v प्लस नहीं, v इज इक्वल, ये बनेगा v इज इक्वल, इट इज v फाइनल, और ये r तो एक यहाँ से क्या कट गया बच्चों, तो यहाँ बनाइए v फाइनल डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ बनाइए v फाइनल, तो v इज इक्वल, ये बना 3/2 v फाइनल, हमें v फाइनल चाहिए, तो v फाइनल इक्वल 2/3 टाइम्स v, और अगर आप देखोगे 2/3 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया गया है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10/3 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम दिस टू दिस, द टॉर्क इज, तो टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आपका चेंज हुआ a से 4a0, तो 4a0 माइनस a0 फाइनल माइनस इनिशियल, सो डिवाइडेड बाई टाइम, एंड टाइम जो है वो 4 सेकेंड्स, सो 3a0/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन और आसान क्वेश्चन। व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, चूंकि एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर, इट्स r क्रॉस p, so angular momentum is always directed to the plane in which the particle is rotating, it is perpendicular to the plane of rotation, क्योंकि हम जानते हैं a cross b is always perpendicular to both vectors r and p, so it should be perpendicular to the plane of rotation। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the mass per unit length of a non-uniform rod of length l varies with as, so ये आपको mass by length provided है और दिया गया है lambda x, while lambda is a constant, the center of mass of the rod is, तो बच्चों ये ऐसी एक रॉड होगी, और हम अगर इसका एक छोटा सा एलिमेंट लें जिसकी लेंथ dx है और उसका मास dm है, तो हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सेंटर ऑफ मास जो है बोलना है, तो xcom जो है वो होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अब dm हो गया दैट्स मास ऑफ दिस, दैट्स टोटल मास बाय टोटल लेंथ, तो वो दिया है लैम्डा x मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ विच इज इन्वॉल्वड, दैट इज dx डिवाइडेड बाय dm हो गया फिर से टोटल मास बाय टोटल लेंथ लैम्डा x इनटू दैट लेंथ विच इज इन्वॉल्वड, दैट इज dx। 0 to l टोटल लेंथ है रॉड का, और फिर बच्चों यहाँ पे
XCOM जो होने वाला है दैट्स लैम्डा बाहर आएगा या लैम्डा लैम्डा कट ही जाएगा कांस्टेंट। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x³/3, तो क्योंकि x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 0 to L, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx x²/2 फ्रॉम 0 to L। तो बच्चों यहाँ पे हो गया ये L³/3 क्योंकि 0 चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2/L², L² कैंसल, L/6 शुड बी द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सॉरी मैंने कुछ गलत किया, हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से मैंने ये किया बच्चे, ये हो गया 2/3 L is the right answer of this question, which is nothing but it's a formula based question. First off, if the angular momentum of a particle of mass m rotating in a circular path of radius r with uniform speed is L, तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो स्पीड v पता नहीं उसका, तो एंगुलर मोमेंटम रेडियस r है, एंगुलर मोमेंटम आपको L दिया गया, तो v इज नॉट नोन, तो L हो गया बराबर mvr। तो हम सबसे पहले इसका v ही निकालते हैं और v आ गया बराबर L/mr। तो जब v आ गया, अब हमें पूछना है द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ में होता है mv²/r। तो अगर आप देखोगे m/r उधर ही रखिए आप, तो v² हो गया बराबर जो आपने निकाला दैट्स L² डिवाइडेड बाई m² r²। एक m कैंसल आउट होगा और ये बनेगा L² डिवाइडेड बाई mr³ इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सिर्फ इसमें वेलोसिटी निकालनी थी एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, stone of mass m is tied to a string of length L and is rotating in a circular path with constant speed। तो आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका लेंथ जो है वो L है और ये सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड जो है भाग रहा है। द टॉर्क ऑन द स्टोन इज, तो आपको पता होना चाहिए इन सर्कुलर मोशन देयर इज नो टॉर्क इन सर्कुलर मोशन इज एब्सेंट। द रीजन बीइंग दैट कि आपका जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल है और ये रेडियल डिस्टेंस है और रेडियल फोर्सेस कभी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते, तो रेडियल फोर्सेस डू नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क, देयरफॉर टॉर्क इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अगेन 0 एंड दिस कंप्लीट्स फॉर आवर इंटरेक्शन फॉर टुडे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक अहेड। बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जितने न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उतना आपका जो है 2026 में सिलेक्शन तय है। सो स्टार्ट वर्किंग एंड सॉल्विंग क्वेश्चन एट योर प्लेस। थैंक यू सो मच।